यहाँ इंटरेस्ट रेट कट होता है और घर खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस पेडलिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट्स से कट किया है, एक नए लेवल की इन्फ्लुएंस पेडलिंग चल रही है पूरी रियल एस्टेट की दुनिया में। वो इस रेट कट को, जो कि प्रीवियस दो और रेट कट हुए थे 25 बेसिस पॉइंट्स के, तो ओवरऑल 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो गया है। तो अब रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर इसको बेंचमार्क पॉलिसी ड्रिवन हाउसिंग होम बाइंग कह रहे हैं। एक आम घर खरीदार को एडवाइस किया जा रहा है कि घर जो है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन गया है। रियली मैं मानता हूं कि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, लेकिन क्या सारे इंडियंस इतने बेवकूफ हैं? नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और हमेशा की तरह मैं आज फिर डिमोलिश करने जा रहा हूं उस नैरेटिव को, वेस्टेड इंटरेस्ट के उस नैरेटिव को जो रियल बेनिफिशियरी होते हैं आपके घर खरीदने के, चाहे वो बिल्डर हो, ब्रोकर हो, बैंक हो या गवर्नमेंट हो। वो सब आपके घर खरीदने से पैसे बनाते हैं। बिल्डर हाईली इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टी बेचता है, ब्रोकर अपना हेफ्टी कमीशन बुक करता है, बैंक आपको लेंड करते हैं और इंटरेस्ट कमाते हैं, और सरकार को मिलता है जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी। आपको क्या मिलता है एक घर खरीदार के तौर पे? एक लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी जो आपको चेंज कर देती है और आपको जिंदगी के बहुत सारे और प्लेजर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। किस लिए? एक स्यूडो सेटिस्फैक्शन के लिए। लेट्स डू अ रियलिटी चेक। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट जो है वो कभी भी फर्स्ट क्राइटेरिया नहीं होता है घर खरीदने के इवैल्यूएशन में, आपको घर खरीदना चाहिए या नहीं है। ये घर खरीदने का जो साइकिल होता है ये आपकी अफोर्डेबिलिटी से शुरू होता है। तो पहला क्राइटेरिया है, क्या आपके पास वेल पेड जॉब है? उससे जरूरी सवाल, क्या स्टेबल जॉब है जो आपको इतने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप जा सकते हैं? क्या आपका जॉब इतना स्टेबल है आज की इकोनॉमी में? क्या ये इतना वेल पेड है? ये सारे सवाल आपको खुद से पूछने हैं। दूसरा क्राइटेरिया है जो होम बाइंग में को इवैल्यूएट करता है अफोर्डेबिलिटी का, वो इन्फ्लेशन और वेज ग्रोथ पे है। जितने मार्केट रिपोर्ट्स हैं, जितनी डाटा एनालिसिस हुई है, वो सब क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया का रियल वेज ग्रोथ जो है वो निगेटिव है अक्रॉस द कॉर्पोरेट सेक्टर। और एक हाइपर इन्फ्लेशन एरा में जो वेज ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन रेट से आज कम है पिछले 5-10 सालों में, और जॉब मार्केट में बहुत क्लियर डीप ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी श्रिंक हो रही है और आपके पास कोई चॉइस नहीं है इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयर, उनमें से एक ने रिसेंटली मुझसे कहा, फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन इन माय ऑफिस देयर आर 500 डॉग्स वेटिंग आउटसाइड। सोच लीजिए क्या मानसिकता है एम्प्लॉयर्स की। इसीलिए उनमें आज ये ऑडेसिटी है कि वो आपसे कहेंगे 70 घंटे हफ्ते में काम करो, 90 घंटे हफ्ते में काम करो। वो यहां तक आपसे कह देंगे कि घर जाने की जरूरत क्या है, कितनी देर तक आप अपनी बीवी का चेहरा घूरते रहेंगे। ये सारी सच्चाई पब्लिक डोमेन में है। अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब है, वेल पेड जॉब है, फ्यूचर ग्रोथ का भी स्कोप है, तभी आप इतने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सोच सकते हैं जो घर खरीदने के साथ आता है। और इसी के साथ आता है तीसरा क्राइटेरिया इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट रेट पहला क्राइटेरिया नहीं है। इंटरेस्ट रेट अगर आज कम है तो आपके 2-1 हजार रुपए कम जाएंगे ईएमआई में। क्या ये आपको घर खरीदने के लिए टेम्प्ट करता है? होम लोन चीपेस्ट लोन अवेलेबल है मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये आपके फेवर में तब काम करता है जब लोन आपके लिए लेवरेज हो, ना कि लायबिलिटी हो। अगर आप घर खरीदने के लिए एक अमाउंट बोरो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास उतना अमाउंट पहले से है जिस पर आप कहिए 12 से 14% पैसे कमा रहे हैं, और यहां आप 8% पे बोरो कर रहे हैं, तब तो ये लीवरेज है, नहीं तो ये लायबिलिटी है। एक घर का एक असेट क्वालिटी भी नहीं होता है जो आपको किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी में काम आए, क्योंकि वो बोरोड मनी के साथ होता है और बैंक को जो पैसा आपने बोरो किया है ऑलमोस्ट उसका डबल अमाउंट देना पड़ता है। अगर आपको अचानक घर बेचना पड़ जाए तो आप बेचकर बैंक का पैसा भी नहीं चुका पाएंगे। खुद से पूछिए, क्या आप इस कंफर्टेबल पोजीशन में हैं कि आप घर खरीद सकते हैं? क्या आपके पास वेल पेड और स्टेबल जॉब है? क्या आपके मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो टेक होम सैलरी के 40% के लिमिट में है? क्या आपका एक नेटवर्थ बन चुका है? क्या आपके पास फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड है? क्या आपके पास
इतना असेट बन चुका है कि अब आप असेट डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी के बारे में सोच सकें। और मैं ऐसे सवाल बार बार क्यों उठाता हूं? एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन ले लीजिए कि आप 1 करोड़ का घर खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि आज ज्यादातर शहरों में 1 करोड़ से नीचे में कोई घर अवेलेबल नहीं है। होम जो घर की जो अवेलेबिलिटी है वो अफोर्डेबल सेगमेंट में लगातार कम होती जा रही है और बहुत सारे शहरों में तो है ही नहीं। अब 1 करोड़ के घर के लिए आपको 20% अपफ्रंट पेमेंट करना है अपने पॉकेट से, प्लस 5% जीएसटी देना है, प्लस 7% स्टैंप ड्यूटी देना है। सो अपफ्रंट 32 लाख रुपए क्या आपके पास हैं? अगर आप उसके बाद एक 80 लाख के लोन लेने जाते हैं तो आपका ईएमआई में 64,400 बनता है। अगर मैं रिड्यूस्ड रेपो रेट के साथ भी 7.5% के इंटरेस्ट से भी कैलकुलेट करूं, प्रैक्टिकली इंटरेस्ट रेट कम होने से कोई 2-3 हजार रुपए से ज्यादा का फर्क आपके ईएमआई पे नहीं आता है। ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि जितना बड़ा आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्या आपके फाइनेंस उस ऑर्डर में हैं? अगर हैं तो जाइए आप घर खरीद लीजिए, लेकिन आप उनके ट्रैप में मत फंसिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के उस ट्रैप में मत फंसिए जिसमें वो क्लेम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट लो है तो आपको अभी घर खरीद लेना चाहिए। इंडिया में प्राइस टू इनकम रेशियो जो है वो 11 साल का है, जो कि ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल जो बेंचमार्क माना गया है वो 5 साल का है। इसका मतलब यह है कि आपको घर खरीदने के लिए 11 साल की ग्रॉस इनकम की जरूरत पड़ती है। क्या ये अफोर्डेबल है? क्या ये मैं तो सिर्फ एवरेज की बात कर रहा हूं, कुछ शहरों में तो ये 20-30 साल के ग्रॉस इनकम तक चला जाता है। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो बेसिकली कनेक्टेड पार्टीज हैं रियल एस्टेट के इकोसिस्टम की। तो वो आपको कन्विंस करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, वो आपको बताएंगे कि रेंटल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यू शुड नॉट फॉल फॉर इट। ये रेंटल आज भी रिटर्न इंडिया में लोएस्ट है। बोरोइंग कॉस्ट और रेंटल रिटर्न का जो डिफरेंस है वो इंडिया में हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, 500 बेसिस पॉइंट या 5%। इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे चाइना है जहां 300 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। जहां तक आरओआई की बात है वो आपको बताएंगे कि इन्फ्लेटेड कैपिटल गेन और रेंटल रिटर्न्स की बात करेंगे, लेकिन वो आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि आपने जितना कैपिटल गेन बनाया है उससे ज्यादा आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है बैंक को। वो रियल एस्टेट को दूसरे असेट क्लास के साथ कंपेयर करेंगे, रियल एस्टेट के इन्फ्लेटेड नंबर्स के साथ, बट वो आपको ये नहीं बताएंगे कि दूसरे असेट क्लास के लिए आप पैसा बोरो नहीं करते हैं और आप ग्रेजुअली असेट बनाते हैं, उतना ही बनाते हैं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। सेम थंब रूल रियल एस्टेट में, होम बाइंग में, होम ओनरशिप में क्यों नहीं यूज होना चाहिए। एक और बात जो मैंने नोटिस की है रियल एस्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में, वो काफी स्मार्ट लॉट होते हैं। जब वो एनकाउंटर आप करेंगे फाइनेंशियल लॉजिक के साथ, तो वो फाइनेंशियल लॉजिक को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो बहुत आसानी से आपको दूसरे डायरेक्शन में ले जाएंगे कि फाइनेंशियल लायबिलिटी छोड़ दीजिए, आप घर खरीदना एक बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन वो बताने लगेंगे और उस लिहाज से आपको घर खरीदने की बात करेंगे। किसका इमोशन भाई? उस इमोशन को ट्रिगर कौन कर रहा है? क्या ये सोशल कंडीशनिंग है? एक फोमो फैक्टर, फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है। मैं इसको कहता हूं उधार का इमोशन, बोरोड इमोशन है ये इमोशन जो है वो बेसिकली एक हर्ड मेंटालिटी है। रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आपको ये भी लालच देंगे अपने नैरेटिव ट्रैप के साथ कि जेन जी जो है, यंग जनरेशन घर खरीद रहा है, होम ओनरशिप प्रोफाइल यंगर होता जा रहा है। अंडरलाइन मैसेज ये होगा कि अगर आपने घर नहीं खरीदा है तो आप लाइफ में फेलियर हैं। लेकिन मेरे लिए एक यंगस्टर जो फाइनेंशियल लिमिट को स्ट्रेच करके घर खरीदता है, बोरोड मनी के साथ, हेविली बोरोड मनी के साथ घर खरीदता है, वो उतना ही बड़ा बेवकूफ है जितना बड़ा बेवकूफ वो यंगस्टर है जो 25,000 की सैलरी पे आप ईएमआई पर जाकर के आईफोन और लुई विटॉन लेकर घूम रहा है। ये जो बाय नाउ पे लेटर कल्चर है बहुत स्टूपिड फाइनेंशियल डिसीजन है। अनफॉर्चुनेटली जितने भी कनेक्टेड पार्टीज हैं रियल एस्टेट के, बिल्डर्स, ब्रोकर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, उन्होंने पूरी फाइनेंशियल मॉडलिंग ऐसे की है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है, तो आप उनके ट्रैप में फंस ही जाएंगे। सिस्टम पूरा रिग्ड है दोस्त। वो क्लेम करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन सच यह है कि वो आपको लोन निर्भर इंसान बनाकर छोड़ देते हैं। वो आपको ये क्यों नहीं बताते कि कैसे आप इस फाइनेंशियल इकोसिस्टम को में आप ज्यादा पैसे अर्न करें, अपनी इनकम बढ़ाएं,
लोन पे डिपेंडेंट क्यों बनाते हैं? क्या ये प्रायोरिटी है पॉलिसी मेकर्स की कि आपको वो लोन निर्भर बनाकर रखें? ऑलरेडी इंडिया में लोन डिफॉल्ट एक मेजर चैलेंज है और लोन डिफॉल्ट्स जो हैं बहुत तेजी से बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। सिचुएशन बहुत वर्स है इवन छोटे लोन्स के लिए, और क्रेडिट कार्ड लोन के डिफॉल्ट पिछले दिनों में 28% तक बढ़ गए हैं। हमारा डोमेस्टिक सेविंग रेट ऑल टाइम हाई है, गोल्ड मॉर्टगेज ऑल टाइम हाई है, सॉरी डोमेस्टिक सेविंग ऑल टाइम लो है। क्या आप ऐसे मार्केट में ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आप घर खरीदें? क्या इंटरेस्ट रेट कम होने से ये सारे प्रॉब्लम एड्रेस हो जा रहे हैं? हाँ, इंटरेस्ट रेट कम होने से स्टॉक मार्केट बहुत खुश है, लेकिन उन सीनियर सिटीजन्स का क्या जो फिक्स्ड डिपॉजिट पे जी रहे हैं अपनी सेविंग पे और उनके पास कोई और सोशल सिक्योरिटी नहीं है, क्या उनको भी एक घर खरीद लेना चाहिए एक अपने पूरे सपोर्ट कॉर्पस के साथ? ओह, मैं भूल गया था। मैं फिर से कहा जाऊंगा कि एक निगेटिव जर्नलिस्ट हूं जो हमेशा उनके ऑप्टिमिज्म में फ्लॉ ढूंढता है, वेस्टेड इंटरेस्ट के ऑप्टिमिज्म में फ्लॉ ढूंढता है। मैंने अपना फ्लॉ ढूंढ लिया, आपको बता दिया। नाउ आई रेस्ट माय केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।